आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, किरचॉफ्स लॉ, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक सेल? इट इज ए डिवाइस which converts या changes which converts chemical energy into electrical energy। जो रासायनिक, यह एक युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स क्या मतलब? बल्ब, फैन जो भी लगा है आपके घरों में। इट प्रोवाइड्स, यह देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा को, टू ऑल सर्किट एलिमेंट्स ना, सर्किट परिपथ में लगे सभी उपकरणों को, परिपथ में लगे सभी उपकरणों को। यह परिपथ में लगे सभी उपकरणों को वैद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। यह परिपथ में लगे सभी उपकरणों को वैद्युत ऊर्जा प्रदान करता है। और क्या करता है? देखिए, इट मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस। यह पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को क्या किए रहता है? मेंटेन किए रहता है। मेंटेन मतलब, मेंटेन को हिंदी में क्या कहेंगे भाई? बनाए रखता है, है ना। विच फोर्सेज, जो बाध्य करता है। फोर्सेज मीन्स बाध्य करता है। टू द चार्ज या चार्ज, चार्ज कौन से है? फ्री इलेक्ट्रॉन। कौन से हैं? टू मूव इन द सर्किट, परिपथ में घूमने के लिए। यह मतलब सेल विभवांतर को कायम रखते हुए, कायम करके मुक्त इलेक्ट्रॉनों या आवेशों को परिपथ में घूमने के लिए बाध्य करता है। ओके, डिफिनेशन हो गए, लिख लेंगे। अच्छा, अब देखिए एक सेल लेते हैं, गैलेनिक सेल है ये लेते हैं हम। इसमें दो प्लेट्स हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा। और इस पर हम कोई एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया हमने। होता क्या है इस पर? एक पर तो प्लस चार्ज आ जाता है और दूसरे पर क्या आता है? माइनस चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब तो ऊपर वाला मिटा भी सकते हैं क्या? ये है क्या? ये इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड का नाम होता है एनोड। जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड पर माइनस चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? ये केमिस्ट्री की चीज है, लेकिन थोड़ा जानना जरूरी है कि कैसे ये एनर्जी देता है इलेक्ट्रॉन्स को, कहाँ से पाता है, कैसे पाता है। तो यहाँ देखिए, मिटा दूं ऊपर वाला, थोड़ा सा लिख लिए हैं। तो अब जरा देखिए, पहले जब मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, कोई रेजिस्टेंस जोड़ दिया, तो आप देखे होंगे कि हम लोग ऐसे ही सेल बनाते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है। धारा का निकलना ऐसे बताते हैं, प्लस टर्मिनल से। तो धारा तो ऐसे निकलेगी भैया, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। सपोज करिए कि इसमें आया, यहाँ तो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, बहुत आराम से आ जाएगा, आएगा। अब आ करके यहाँ मान लीजिए कि यहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया। सपोज करिए, मैं ये नहीं कहता कि बाहर निकल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये प्लस माइनस प्लस चार्ज इसको क्या करेगा? बांधे रखेगा, बांधे रखना चाहेगा। ठीक, और माइनस चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। अब तो आके यहाँ इलेक्ट्रॉन फंस गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ आके फंसा कि नहीं? मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, सपोज करो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन फंस गया, इसको ये इधर खींच रहा है, ये
इसको इधर ढकेल रहा है, पुश कर रहा है। तो क्या ऐसी स्थिति में ये सर्किट कंप्लीट हुई? क्वेश्चन होगा नो। नो, इलेक्ट्रॉन को तो फ्लो नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रॉन को फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां नहीं पहुंचना चाहिए। बात उठती है कि नहीं? अगर आप एस.सी. वर्मा की बुक उठा के देखें, उस पर ऐसा लिखा गया है कि ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन यहाँ पर होता है जिसके कारण इसको एनर्जी मिलती है, और यह एनर्जी इतनी अधिक होती है कि जो इसके बीच वैद्युत बल कार्य कर रहा है उससे प्रबल उस पर हावी हो जाता है और ये यहाँ पर पहुँच जाता है। एस.सी. वर्मा साहब लिखते हैं। और कहीं बुक्स में मिला है, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्रियाएं होती हैं। इसके अंदर केमिस्ट्री में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको हिंदी में शायद कहते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होगा आप बताइए? ऊष्मा हीट रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी ना। क्या होगी यहां पर? एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। होती है कि नहीं बता दो पहले। जो ये एनर्जी रिलीज हुई वह एनर्जी कौन पाया? ये इलेक्ट्रॉन पाया, फिर इलेक्ट्रॉन पाया। हमको यहाँ पर इसी कुछ जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सेल का की केमिस्ट्री पढ़ लेना जरूरी है ना। अब ये जो इसकी एनर्जी इतना अधिक हो गया कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर क्या हो गया? हावी हो गया, दौड़ करके यहाँ पहुंच गया और फिर निकल गया। ये बार बार यह घटना हो रही है, बार बार ये घटना हो रही है। हर इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जी ले रहा है और जा रहा है, और जो सर्किट एलिमेंट्स हैं वहाँ अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है? लॉस कर रहा है, खो रहा है, और फिर लौट के बेचारा आ रहा है, फिर ले रहा है, फिर जा रहा है। ये क्रिया बार बार चल रही है। ध्यान दीजिएगा एक बात, ये पोटेंशियल एक तो यहाँ तो हो गया ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सप्लाई कर रहा है। ये जब चार्ज को दौड़ा रहा है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसमें ना, दौड़ा रहा है। दूसरी बात यहाँ पर यह देखो कि प्लस इस पर जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज है। यह भी मेंटेन है, यह भी क्या है? मेंटेन है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। जब तक इसका पोटेंशियल डिफरेंस बना रहेगा, ध्यान दीजिएगा, तब तक हायर टू लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। और जब इसका पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है मेंटेन जब नहीं रहेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। एक कब ऐसा होगा? जब ये होता क्या, सेल खराब भी तो होता है जब इसके इलेक्ट्रोलाइट समाप्त होने लगते हैं या किसी अन्य पदार्थ में चेंज होने लगते हैं। बात समझ गए कि नहीं? तब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है, ध्यान तो पहले, ये नहीं होता है या बहुत कमजोर होता है, बहुत कम एनर्जी पाते हैं। ऐसी स्थिति में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं होता और इलेक्ट्रॉन सर्किट में दौड़ नहीं पाते हैं। आई बात समझ में? ड्यू टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब और भी रिएक्शन हो सकते हैं, क्योंकि एस.सी. वर्मा साहब ने कहा कुछ ऐसी रासायनिक घटनाएं घटती हैं, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसके कारण इसको जो है क्या मिलती है? एनर्जी। और इतना अधिक एनर्जी मिल जाती है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वैद्युत बल पर क्या होता है? ये हावी पड़ जाता है। बात समझ में आई? नोट करेंगे इसको, नोट इट प्लीज। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, इसको शॉर्ट में ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। नाम तो फोर्स का है, नाम क्या है? फोर्स। लेकिन ये फोर्स जैसी कोई चीज नहीं है। ये है क्या? एनर्जी। क्या है ये? एनर्जी। कभी दे दिया गया नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको कहना चाहिए इलेक्ट्रोमोटिव एनर्जी, होना तो यही चाहिए इलेक्ट्रोमोटिव एनर्जी, लेकिन इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दिया गया। तो फोर्स से कभी इसको फोर्स मत समझिएगा, ठीक ना?
ये है क्या? एनर्जी। इसकी डिफिनीशन जो स्टैंडर्ड्स बुक है उसमें ये लिखी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस across the terminals of cell when no current flows is called electromotive force. It is represented by capital E ना। जिस समय धारा नहीं बह रही होती है, जिस समय धारा नहीं बह रही होती है, उस समय सेल के दोनों टर्मिनल के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं। स्टैंडर्ड बुक में देखेंगे तो आपको यही मिलेगा, लेकिन हाई स्कूल लेवल से जो पढ़ते चले आए हैं, जो समझते चले आए हैं, वो क्या है? यह भी अच्छी वही बात है, लेकिन कोरिलेट करना पड़ेगा। एनर्जी प्रोवाइड बाय सेल टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल ना। सेल द्वारा एकांक आवेश को, यानी एकांक आवेश को परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, क्या? एकांक आवेश को परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग ये भी पढ़े हैं कि एनर्जी और वर्क बोथ आर सेम थिंग्स। एनर्जी से वर्क, वर्क से एनर्जी। अगर कोई लॉस नहीं हो रहा है, किसी प्रकार का लीकेज नहीं है, तो गिवन एनर्जी इज इक्वल टू डन वर्क, वर्क डन। गिवन एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन। दी गई ऊर्जा बराबर किया गया कार्य। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, भैया एटमॉस्फियर है, एनर्जी का लॉस तो होगा ही ना। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, ऊर्जा का ह्रास नहीं हो रहा है, तो जितना हम ऊर्जा पाएंगे उतना काम हम करेंगे। ठीक है, जैसे हम भोजन करते हैं, जितनी कैलोरी भोजन हमको ऊर्जा देता है, उतना कैलोरी काम हम नहीं कर सकते बाहर। उसकी कुछ कैलोरी तो हमारे बॉडी के अंदर खर्च हो जाती है। ध्यान दो, कुछ ऊर्जा तो बॉडी से एटमॉस्फेयर में चली जाती है कि नहीं? भाई जिंदा है तो काम तो करना ही पड़ेगा। वह तो जिंदा है तो मशीन, आप जो हमारे अंदर के पार्ट्स हैं सब वर्क करते हैं ना। बोले यार, तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए। बोल रहे हो, देख रहे हो, आपका मेटाबॉलिज्म वर्क कर रहा है, चल रहे हो, फिर रहे हो ना, तो सांस ले रहे हो, तो इसमें भी तो एनर्जी लॉस होती है भाई। तो यहाँ पर देखिए, इफ W जूल एनर्जी इज गिवन बाय सेल टू फ्लो Q कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स, देन E इज इक्वल टू W/Q। अगर Q कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल एनर्जी खर्च हो रही है, W जूल एनर्जी खर्च हो रही है, W जूल ऊर्जा खर्च हो रहा है, तो विद्युत वाहक बल बराबर W/Q, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। इसका यूनिट हो गया जूल प्रति कूलम या वोल्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्क करने की बात है, आपके बुक में दिया गया है कार्य। क्या दिया गया है? यहाँ पर लिख दिया गया है कि अगर वर्क डन टू मूव Q unit charge from one point to another point in circuit, then E is equal to W/Q। वहाँ W को वर्क से दिखाया है, तो हमने कहा कि वर्क और एनर्जी दोनों क्या है? एक ही चीज है। जितना आप एनर्जी देंगे उतना काम होगा। अगर देयर इज नो लीकेज ऑफ एनर्जी, अगर एनर्जी का कोई लीकेज नहीं। चलिए, इस बात को तो हम समझ गए ना। यदि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में सेल W जूल ऊर्जा देती है ना, तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q, जूल प्रति कूलम और वोल्ट। मैं यहीं से इसको अब मिटाना चाह रहा हूँ। ठीक है, पिछला कॉन्सेप्ट देकर। चलिए
मजा आने वाला है इससे, बहुत मजा आएगा। चलिए भाई, मान लीजिए कि ये सेल है, तो सिंबल है सेल का ना भैया ना। पता चला, अब आप ये बताओ कि ये है V+, क्या है? इधर का जो पोटेंशियल होगा पॉजिटिव होगा, अब इधर का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? ये निगेटिव टर्मिनल का बता रहा है। ये क्या बता रहा है? निगेटिव टर्मिनल। ये क्या बता रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल। तो निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज V+ बता क्या कह रहा है? V+, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज। तो निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज क्या होगा? -V। तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर क्या होगा? V+ माइनस V-। बोलो भाई, ये बराबर क्या हो गया? V+ प्लस V-। ठीक ना? बोलो भाई, फॉर एग्जाम्पल अगर ये +8 वोल्ट है, ये -6 वोल्ट है, ध्यान पहले, तो PD कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस इससे क्या हो जाएगा बताओ? या ऐसे ही करो, यहां से लो 8 माइनस 6 दैट इज व्हाट? 8 + 6। अब इस फार्मूले पर आ गए, सीधे जोड़ दो, बराबर कितना हुआ? 14 वोल्ट। हुआ कि नहीं हुआ? यही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यही क्या बन जा रहा है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये कब की बात है? यहां कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहां I = व्हाट? 0। यहां धारा क्या है? 0 है। ठीक है? अच्छा, अब आइए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, मजा आने वाला है। क्वेश्चन लेता हूं कि सपोज करिए कि ये हमारा सेल है, ठीक है? इसका विद्युत वाहक बल कितना है? 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट है। चलिए, यहां पर हमने एक एमीटर लगा दिया, फिर क्या किया? हमने एक यहां पर वोल्ट मीटर लगा दिया। क्या लगा दिया? चलो भाई, लगा दिया। यहां एक रेजिस्टेंस R जोड़ दिया, R बराबर 4 ओम। कितना? 4 ओम। अब देखिए, अगर हम कैलकुलेशन करें, क्या करें? कैलकुलेशन करें तो ओम्स लॉ से V = IR, I = V/R। तो V कितना है? 12, R कितना है? 4 वाट? 3 एम्पियर ना। फिर PD अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस ना। 4 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा? क्या कहोगे? I × R। बोलो, या दिख रहा है क्या कैमरे में? तो क्या होगा? 3 × 4 दैट्स व्हाट? 12। चलो भैया, बहुत खुश हुए हम, बहुत खुश हुए। बीच में और कोई कुछ था नहीं, यही था। 12 इसका था, 12 इसका आ गया, बड़ा खुश हुए। इसके बीच का जो टर्मिनल विभवांतर है वो कितना आया? 12 वोल्ट का। लेकिन यहाँ तो हम घड़ी लगा चुके हैं ना। क्या आपने कभी देखा है? गांव के लोग हैं आप लोग, या शहर में भी अगर आप हैं तो छोटा समरसेबुल लगाए हुए हैं। हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा हार्स पावर का समरसेबुल लगाए हैं, समरसिबल कहते हैं उसको। खेती करना है हमको। आप पहले वोल्टेज को चेक करिए कि वोल्टेज है कितना, ओके? और फिर तुरंत आप स्विच को ऑन कर दीजिए समरसिबल का। आप देखेंगे कि वोल्टेज तुरंत गिर जाता है। थोड़ा सा वोल्टेज गिरता है,
गिरता है कि नहीं बताओ? ये चीज तो आप देख सकते हो, खुद देख सकते हो उसको, ठीक है। आइए, अगर हमने ऑब्जर्वेशन जो हमने किया, ऑब्जर्वेशन निरीक्षण जो किया प्रैक्टिकली, जो हमने ऑब्जर्वेशन किया, तो यहां हम 12 वोल्ट नहीं पाए। यहां V बराबर कितना दे रहा है? 12 वोल्ट। नो, हम नहीं पाए। पता चला कि यहाँ V बराबर 8 वोल्ट है। जो यहाँ रीडिंग हमने पढ़ा, कितना पढ़ा? 8 वोल्ट। और जो करंट है 2 वोल्ट का। करंट क्या है? 2 वोल्ट का है। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप है, विभव पतन हो रहा है। विभव पतन क्यों हुआ? विभव पतन क्यों हुआ भाई? जब यहां 12 वोल्ट की बैटरी लगाए तो हमको यहां 12 वोल्ट बताना चाहिए था। बोलो भाई। घड़ी भी सही है, वोल्ट मीटर एकदम सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, एकदम सही कह रहा है कि 8 वोल्ट है। कई वोल्ट मीटर चेंज करके लगाओ तो 8 वोल्ट ही देगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप बताएगा। ऐसा क्यों? अभी मैंने कहा आपसे, जो खाते हो, जो एनर्जी आपको बॉडी से में मिलती है, क्या पूरा का पूरा आप उतने का काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। कुछ एनर्जी तो हमारी बॉडी के अंदर ही खर्च होती है, खुद सांस लेने में, हार्ट को चलने में, लीवर को काम करने में, ब्रेन को काम करने में, आंख को काम करने में। बोलो, खर्च होती है कि नहीं? इसका क्या मतलब हुआ कि जो इसका वोल्टेज था ना, सेल के अंदर भी खर्च हो रहा है। क्या हो रहा है? सेल के अंदर भी खर्च हो रहा है। खर्च हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब सेल के अंदर रेजिस्टेंस है। भाई देखिए, पोटेंशियल या विभव पतन कब होता है, कहाँ होता है? रेजिस्टेंस में। जब रेजिस्टेंस है तब विभव पतन है, जब तक रेजिस्टेंस नहीं है तब तक विभव पतन नहीं है। हम लोग तमाम क्वेश्चन किए हैं, जहां जहां तार में देखिए कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, वहां का वोल्टेज सेम करते चले गए। हम लोग कर रहे थे ना। तो जब रेजिस्टेंस है, हालांकि वायर में भी ध्यान दीजिएगा, वायर में भी रेजिस्टेंस होता है, नंगा है, हल्का विभव पतन होता है। लेकिन मान लेते हैं, अब पूरी पूरी फिजिक्स अज्यूम्शन पर आधारित है, मान्यताओं पर आधारित है ना भाई। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0, कैसे भैया? मान लिया गया है ना, मान लिया गया। तो कहने का मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि देयर इज समथिंग रेजिस्टेंस इनसाइड द सेल। सेल के अंदर कोई रेजिस्टेंस है। चलिए कहेंगे साहब कैसे है? अभी हमने सेल बनाया था, देखिए 2 प्लेटें थी, इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ था, बोलो यार, था। जब ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब चलेगा इस प्लेट पर, क्या बीच में टक्कर नहीं होगा? कोलिजन नहीं होगा? क्या इसमें एनायन कैटायन नहीं है? बोलो भाई, है ना? अगर है तो इसका ये तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, सीधे क्या कहते हो, वैक्यूम है, चला जाएगा यहाँ पर। नहीं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होगा। जब कोलिजन होगा तो एनर्जी लॉस होगी। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हुआ कि नहीं सेल का? बोलो। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ फॉल्ट हमने कर दिया है। क्या कर दिया है? फॉल्ट कर दिया है। क्या किया है? फॉल्ट कर दिया है। क्या फॉल्ट किया है? सेल तो हमने दिखा दिया, सेल तो हमने दिखाया, लेकिन इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की चर्चा हमने नहीं की। इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की चर्चा हमने नहीं की। पहले इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ाते हैं। नोट करें प्लीज, इधर कमिट आएंगे हम। तो अगर यही सर्किट हम यहां ले रहे हैं, अब इसका हम इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम मान रहे हैं ना भाई। ऐसा नहीं है, माने हैं तो पहले कुछ किए हैं ना, आपको समझाने के लिए। तो अगर यहाँ पर अगर 8 वोल्ट आया, 2 एम्पियर, अरे यार, V बराबर 2 एम्पियर,
अगर 2 एम्पीयर करंट है तो हमने कैलकुलेशन करके देखा, अगर यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जाए ना तो काम बन जाएगा, तो हमारा ऑब्जर्वेशन सही होगा। अच्छा चलिए, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों किस क्रम में जुड़े हैं। एक कह रहा है पैरेलल में। अरे भाई यही करंट जो जा रहा है आई, यहाँ भी तो आई, यहाँ भी तो आई, यहाँ भी तो आई, सेम करंट फ्लो कर रहा है। इतना मेथड बताया गया आप लोगों को, क्या कहूँ। तो आर ई कितना होगा बेटा, आर प्लस आर होगा 4 + 2 दैट्स व्हाट 6 ओम। अब आई इक्वल टू वी अपान आर ई कितना आया 12/6 दैट्स व्हाट 2 एम्पीयर आ गया। बोलो अच्छा, वी पीडी पीडी अक्रॉस 4 ओम क्या हो जाएगा, आई आर, आई कितना है 2, आर कितना है 4, 8 वोल्ट। बोलो भाई अब तो सही आया। अभी तक पीछे जितना हम लोग पढ़े, ध्यान दीजिएगा, जितना भी पढ़े इलेक्ट्रिक कंडक्शन ओम्स लॉ में जो भी सेल हमने लिया, ठीक है, उस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हमने नहीं किया, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हमने नहीं किया। हाई स्कूल में भी पढ़ा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं किया, V = IR ओम्स लॉ लगाते चले गए, V इतना, ये इतना आएगा ना। वो रियल वैल्यू नहीं थी, वो रियल वैल्यू इसलिए नहीं थी कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या मान लिया गया था, नेग्लिजिबल। क्या मान लिया गया था, नेग्लिजिबल। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, कोई ऐसा आइडियल सेल नहीं है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, आंतरिक प्रतिरोध क्या हो 0, ऐसा हो नहीं सकता। मान लिया गया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है 0 है, तब सारा काम कर दिया सब, तो खटाखट हमारा आंसर आ गया। तो हमने क्या कहा, मान्यता पर मान्यता, मान्यता पर मान्यता, अज्यूम्शंस। इसी पर तो हमारी फिजिक्स चल रही है। बात समझ में है। हाई स्कूल में पढ़े थे, कहीं इसका जिक्र कहीं हुआ था क्या, नहीं हुआ। V = IR यही नहीं पढ़े, V इतना, R इतना तो I इतना, I इतना, R इतना तो V इतना, V इतना, I इतना तो R इतना, यही किए हम लोग। बोलो भाई। चलिए, तो बात समझ में आ गई यहां पर। अब जैसे हम मार्केट में जाते हैं तो जो सेल खरीदते हैं, बैटरी नहीं, जब सेल को जोड़ते हैं तब बैटरी बनता है। कल किसी बच्चे से बात कर रहा था, बैटरी बोल रहा था। वो सेल होता है, जो सेल को जोड़ देते हैं टार्च के अंदर या रेडियो के अंदर या आपका वो रिमोट कंट्रोल जो होता है उसके अंदर। अगर सिंगल सेल वाला है तो ठीक है, वो सेल का काम कर रहा है, अगर 2 सेल लगा दिए तो बैटरी बन गया ना। तो जो सेल लेते हैं उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट, लिखा रहता है नहीं लिखा रहता है, ये क्या लिखा रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लिखा रहता है। अब यहां पर देखिए, यहां हमारा आया इसके क्रॉस, चाहे अब मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 8 वोल्ट। ध्यान दो, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है 12 वोल्ट। यहां ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही लिखा रहता है, लेकिन
आप बताइए क्या, जब आप इसको सर्किट में डालेंगे तो क्या क्या ये 1.5 वोल्ट की सप्लाई दे पाएगा? ये क्यों नहीं दे पाएगा? ये तब 1.4 है, 1.5 है जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, जब कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब करंट फ्लो करेगा तब ये गिर जाएगा, जब गिर जाएगा तो क्या बन गया? पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, विभवांतर और विद्युत वाहक बल में अंतर है। विद्युत वाहक बल जो होता है हमेशा ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसको कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। क्या कहते हैं इसको? ये 8 वोल्ट क्या है? ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये टर्मिनल वोल्टेज। बोलो यार, ये क्या है? ये टर्मिनल वोल्टेज, विभवांतर। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ये ग्रेटर देन क्या होता है? V। होता है कि नहीं होता है? बोलो, कब? जब करंट फ्लो कर रहा है तब ना। और जब यहां से हम सर्किट ही तोड़ दिए, ध्यान दो पहले, तो करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो यहां हम इसका टर्मिनल विभवांतर निकालेंगे ही कैसे? बोलो, निकाल सकते हैं क्या? ओपन सर्किट में हम कहां इसका विभवांतर निकाल पाएंगे? धारा ही नहीं बह रही है। बोलो, नहीं बह रही है, और जब बहेगी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है दैट इज ग्रेटर देन व्हाट? V। मां, इसको मिटाएं, हम नोट करेंगे। हो गया है? चलिए आई, एक बात तो ये क्लियर हुई क्या? E is greater, electromotive force is greater than terminal voltage. EMF is greater than what? Terminal voltage. Okay? यानी E is greater than V. अब बात बेटा ये आती है, बात ये आती है कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तभी ऐसा हो रहा है। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ कितना? पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ? पोटेंशियल ड्रॉप, विभव पतन, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब विभव पतन, विभव पतन कितना होगा? I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस, I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस। इसका मतलब इतना एक कम है, कितना कम है? IR के बराबर। अगर इसमें हम V में अगर हम IR जोड़ दें तब ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बोलो भाई, फार्मूला निकल के आया, E इक्वल टू V प्लस IR। कुछ लोग लिख देंगे V इक्वल टू E प्लस IR। आप देखिए पहले इसीलिए मैंने लिख दिया कि E ज्यादा है, ये बराबर का होगा जब इसमें जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? पोटेंशियल ड्रॉप। यहां से ऐसे निकालते हैं कि E माइनस V इक्वल टू IR और I इक्वल टू व्हाट? E माइनस V अपान R। अब जो क्वेश्चन था जरा देखिए कि E कितना आया था? कितना था? 12 वोल्ट। V कितना आया था? 8 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था? 2 ओम ना। या देखो I इक्वल टू E माइनस V अपान R, 12 माइनस 8 बटे 2 कितना भैया? 4 बटे 2 बराबर 2 एम्पियर, बराबर 2 एम्पियर। ये तो निकाले की थे हम लोग, निकाले थे ना। तो टर्मिनल विभवांतर और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों में यह रिलेशन है, ठीक है। और पढ़ाने के तो और भी पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन अदर टीचर आए हुए हैं, वो भी पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। तो
चलिए इसके बाद अभी अगला टॉपिक होगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस का। इंटरनल रेजिस्टेंस पहले जान लीजिए कि किन बातों पर डिपेंड करता है। जैसे लिखा देंगे कल, समझ जाइए। सिर्फ ये दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जितना अधिक होगी इलेक्ट्रॉन उतना ही अधिक दूरी तय करेगा ना, उतना ही अधिक दूरी तय करेगा तो उतना ही अधिक कोलिजन करेगा, टक्कर करेगा, उतना ही अधिक एनर्जी लॉस होगी। मतलब कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ इलेक्ट्रोड्स ना। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी जितना ही अधिक होगी आंतरिक प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। दूसरी बात यह है जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है इसकी सांद्रता जितनी अधिक होगी, ध्यान दीजिए, पहले कॉन्सेंट्रेशन जितना अधिक होगा कोलिजन उतना अधिक होगा। होगा कि नहीं? कोलिजन उतना ही अधिक होगा। ठीक, यानी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने पर इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है। सांद्रता बढ़ने पर आप विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। और इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट द इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। ठीक है, तो एक बात, दो बात हो गई। तीसरी बात हम जानते हैं कि R = ρL/E, मतलब एरिया ऑफ प्लेट पर भी डिपेंड करेगा। किस पर? एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड, ये प्लेट जो है उसकी एरिया पर डिपेंड करेगा। और यहाँ रो है, ध्यान दीजिएगा, हर सब्सटेंस का रो अलग होता है। रेजिस्टिविटी जो होती है हर सब्सटेंस की क्या होती है? तो ये इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के बने हुए हैं इसके नेचर पर भी डिपेंड करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ये पता चला सिल्वर के हैं, सिल्वर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा, कॉपर होगा कुछ और कम होगा ना, एल्युमिनियम होगा, ऐसे। मतलब नेचर एंड एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड पर भी ये इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ये क्यों लिखवाना है आपको? ठीक है, इतना पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।